बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे, आप पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। नाज़रीन, मैं दुआ इसलिए करता हूँ कि दुआ एक ऐसी चीज होती है जो आप किसी को देते हैं तो इसको वापस नहीं ले सकते। बाकी दुनिया की कोई भी चीज जो है वो आप किसी को देते हैं तो वापस ले सकते हैं। इसके लिए यही फर्ज कर लें कि आपने किसी को कोई चीज हिबा कर दी है, कोई मकान वगैरह, कोई प्लाट वगैरह, तो वो वापस लिया जा सकता है। ये दुआ जो होती है ये वापस नहीं ली जा सकती। तो इसलिए मैं अपने व्यूअर्स हैं, जो मेरे नाजरीन हैं, मेरी ख्वाहिश यही होती है कि अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे और सब पर अपनी रहमतें करे। नाज़रीन, ये जो मेरी वीडियो जो मैं बनाना जा रहा हूँ ये भी प्लीडिंग कन्विंसिंग से रिलेटेड है, ये भी कोर्ट के प्रोसीजर से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को ज्यादा डिस्कस करूंगा, उसी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने सिविल प्रोसीजर कोड को डिस्कस किया था और उस पर वीडियो बनाई थी। अब फौजदारी जो मुकदमा होता है उसका जो तरीकाकार है वो क्या है, वो मैं इस वीडियो में जानूंगा, आपको बताऊंगा। और दूसरा, इसमें मैंने पुलिस की हायरार्की भी शो की है, वो भी दिखाऊंगा। फिर इसको जो इसका फौजदारी जो मुकदमे का या केस का तरीकाकार है उसको भी थोड़ा सा मैंने किया। फिर आखिर में थोड़ी सी तफसील बयान कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की जो वीडियो है बड़ी अच्छी होने जा रही है। तो यहाँ पर नाज़रीन मैं आपसे यही कहूंगा जो अब मेरे चैनल पर आए हैं, तो अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज इन उर्दू, तो उनको मैं वेलकम भी करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उन तक एक नोटिफिकेशन के जरिए आसानी से पहुंचते रहें और वो उनको देखते रहें और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उनके मुतालिक उनकी इंफॉर्मेशन बढ़ती रहे। चलते हैं नाज़रीन, ज्यादा वक्त ज़ाया किए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, जो 1898 है, जिसको ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं उर्दू में। इसमें क्या चीजें हैं, क्या कुछ बयान किया गया इसमें। नाज़रीन, जनरल लॉ ऑफ प्रोसीजर वो बताया गया, जनरल लॉ इसका प्रोसीजर है जो। फिर इसमें जो कोर्ट्स हैं उनकी अपना बताई गई हैं, अपनी जुरिस्डिक्शंस हैं, उनकी कैटेगरीज हैं कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, सेशन जजेस बताए गए हैं। फिर सेशन जजेस को डिस्कस किया गया, एडिशनल सेशन जजेस को डिस्कस किया गया, उनकी जो पावर्स हैं वो डिस्कस की गई, हर किस्म की उनकी पेक्यूनरी पावर्स etc वो भी एक्सेट्रा। मजिस्ट्रेट्स हैं उनको डिस्कस किया गया, ये सेक्शन जो है इसका 30 उसमें डिस्कस किया गया। फिर मजिस्ट्रेट क्लास, फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट है उसको डिस्कस किया गया है। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड को, इसी तरह क्लास थर्ड को, वो भी उनकी पावर्स वगैरह और पूरा उनका वो क्या कुछ कर सकते हैं, उनके पास कौन से इख्तियार आते हैं वो डिस्कस किए गए। और फिर इसमें जुरिस्डिक्शन यही मैंने जो आपको बता दिया इन कोर्स की बताई गई हैं। और आखिर में जो ये जो इसमें बताया गया है वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर बताया गया है, इंक्वायरी का प्रोसीजर बताया गया है और ट्रायल बताया गया। इसमें ये छोटा सा बहुत ही मुख्तसर सा मैंने तारफ उसका दिया है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया होऊंगा। फिर भी कंप्लीट तो कोई बंदा नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई बंदा कमी तो होती है। मैं तो इनकम्प्लीट ही हूँ हर सूरत में, इतना नॉलेज नहीं है मेरे पास, मेरे बड़े सीनियर्स हैं। और आपको आखिर में यहाँ पर बताता चलूं कि अपने जितने भी सीनियर्स हैं, चाहे वो एज में सीनियर हैं, चाहे वो आपसे वैसे सीनियर हैं, सबकी रिस्पेक्ट करें। मैंने देखा है कि जब वो आपका कोई एज में सीनियर आपके सामने आ जाता है, कोर्ट में कहीं पर आ जाता है, तो फिर आप मेरे जो हमारे जो कोलीग्स हैं वो इस तरह बड़ा करते हैं, उनके सामने जब उनके मद्दे मुकाबले कोई उनसे बड़ी उम्र का वकील आ जाता है तो फिर वहां पे वो इतना लिहाज नहीं करते। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए। चलते हैं नाज़रीन वक्त से आके अगली स्लाइड पर। नाज़रीन यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की पुलिस, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू होता है तो वो
होता पुलिस से ये होता ये है कि जब किसी ने क्रिमिनल केसेस में आना, फौजदारी केस में आना, फौजदारी क्रिमिनल एक्टिविटी किसी ने करनी है, तो फिर उसमें जो पुलिस बनाई गई है वो सबसे पहला इदारा यही होता है जो इसमें इंटरफियर करता है। नाज़रीन, ये पहले भी सिविल कोड का जो मैंने बताया था तो उसमें भी यही बताया था कि सबसे पहले जब कोई डिस्प्यूट होता है तो तभी कोई बंदा जो होता है वो अदालत में रुजू करता है। इसी तरह नाज़रीन, जब कोई किसी के साथ ऐसा फेल करता है जो उसको नुकसान पहुंचाता है जिस्मानी तौर पर या कोई इसी तरह का, तो वो बंदा रिपोर्ट कर सकता है, या कोई उसको देख रहा हो किसी के साथ जुल्म और ज्यादती होती तो वो भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। नाज़रीन, अब अगली स्लाइड पे इसको मजीद डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो हायरार्की का जो थोड़ा सा आपके साथ ये चार्ट सा बनाया हुआ है ये आपके साथ शेयर कर लो। सबसे पहले दर्जे पर जो है वो है जी आईजी ऑफ पुलिस, जिसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आ जाते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIGP, फिर आ जाते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP। नाज़रीन, क्योंकि पुलिस भी इनको भी ये सिविल प्रोसीजर पढ़ाया जाता है जब इनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, तो नाज़रीन ये पुलिस के जो मुलाजमीन है और जो पुलिस के मुलाजमीन इम्तिहानात देते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बड़ा सूदमंद होगा, बड़ा फायदेमंद होगा। तो अगली स्लाइड पर उसके बाद आ जाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग SHO भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर आ जाते हैं जिसको SI कहते हैं। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आ जाते हैं जी, जिनको ASI कहते हैं। फिर हेड कांस्टेबल आ जाते हैं, और फिर आखिर में जो पुलिस में सबसे निचला मुलाजिम होता है वो है कांस्टेबल। वैसे तो स्वीपर वगैरह और भी बड़े होते हैं, लेकिन जो इस तरह पुलिस से रिलेटेड जो है ये लोग वो उनकी हायरार्की मैंने बताई है। नाज़रीन, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, और मैं वहां पर आपको जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो कैसे शुरू होता है वो थोड़ा सा बताऊंगा इन शॉर्ट, फिर इंशाल्लाह अगली स्लाइड पर कंप्लीट बताऊंगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, यहाँ पर एक स्केच मैंने बनाया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर का। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि कोई डिस्प्यूट होगा तो तभी कोई आएगा FIR कटवाने के लिए, थाने का रुजू करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, या कोई दूसरा बंदा भी इन्फॉर्म कर सकता है पुलिस को। ये कर सकता है, कई कर सकते हैं, कहीं पे उन्होंने कोई ऐसा काम देखा है तो मतलब इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। फिलहाल वीडियो लंबी हो जानी है और मेरी कोशिश है कि इसको इन शॉर्ट ही कर दें और शॉर्ट टाइम में ही आपको मैं सारा कुछ समझा दूं। नाज़रीन, जब कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो पुलिस एक रजिस्ट्रेशन करती है FIR की, जिसको हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। वो करती है एक प्राइवेट कंप्लेंट के जरिए, जिसको हम लोग इस्तगासा कहते हैं। एक दरखास्त दी जाती है। जब वहां पर तो प्लेंट होती थी सिविल प्रोसीजर में, तो यहाँ पर कंप्लेंट होती है। वो मैंने आप पिछली वीडियो में बता दिया था जब इनको मुआवजा किया था, इनका कंपेयर किया था। चलिए नाज़रीन, अगली बात करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कहते हैं पुलिस वाले। जब वो देखते हैं ना जी कि ये जो FIR के लिए बंदा आया है, इसने हमें इन्फॉर्म किया है, हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो हम लोग देखें क्या है ये जो जुर्म हुआ है ये काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है या नहीं है, और क्या इसमें जमानत हो सकती है कि नहीं हो सकती। नहीं, यहाँ पर जमानत का जिक्र ये मैंने इसलिए कर दिया कि कुछ जो इख्तियारात दिए गए होते हैं ना SHO को भी, उसके पास भी होते हैं कि वो कुछ ऐसे जराइम होते हैं जहां पे वो मचलके लेकर, जिसको हम लोग शोटी बॉन्ड कहते हैं, वो लेकर ही उनको वो रिहा कर देता है मुलजमान को। इसमें ये के भी कुछ जुराइम होते हैं जिनमें SHO के इख्तियार है, जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, वो करता है। अब उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ चार्जशीट, अगर जुर्म ज्यादा बड़ा है तो फिर वो चार्जशीट उस पर लगती है, चलान उसको बना के तो कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल बाय रिक्वायरिंग एविडेंस फ्रॉम बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस।
تو پھر جس کے پاس یا سیشن جج کے پاس جو کیس چلا جاتا ہے پھر وہاں سے ان کو بلایا جاتا ہے. یہ جو ڈیفینس والے ہوتے ہیں, ڈیفینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے. جو پروسیکیوشن ہوتے ہیں جنہوں نے درخواست وغیرہ دی ہوتی ہیں, تو وہ دونوں کو بلا کے پھر کیس کی آگے ٹرائل چلتا ہے, پوری کاروائی ہوتی ہے. پھر کے بعد ان کو بلا کے یعنی کہ یہاں پہ ایشو فریم ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو شہادتیں ایویڈنسز ہوتی ہیں, آرگومنٹس آف پارٹیز اینڈ فائنلی اے ڈیسیژن بائی کورٹ. وہاں پہ پھر آرگومنٹس ہوتے ہیں اور آخرکار ایک عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے. اب چلتے ہیں مزید آگے جاننے کے لیے. اور پھر آل ڈیسیژن, یہاں پر ایک بات میں نے الگ سے یہ سلائڈ پہ لکھی اس لیے کہ all decisions are appealable except made in summary trials. summary trials سے مراد ناظرین یہ جو مجسٹریٹس کی جو کورٹس ہوتی ہیں, نچلے درجے کی جو کورٹس ہوتی ہیں نا, ان کے جو فیصلے وہاں پہ چلے ہوتے ہیں نا, وہ ان کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی. اور یہ ان کے علاوہ یہ سارے جو ہوتے ہیں نا ڈیسیژنس, وہ سارے اپیلیبل ہوتے ہیں, ان سبھی میں اپیل کی جا سکتی ہے. اب چلتے ہیں ناظرین جو میں نے تھوڑی سی اور بنائی ہے, جو پروسیجر ہے اس کا کرمنل کوڈ کا, یہ کرمنل کیسے چلتا ہے کوڈ اگلی سائڈ پر دیکھتے ہیں. ناظرین کرمنل پروسیجر جو ہے پاکستان میں وہ کیسے چلتا ہے, میں نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بیان کر دیا, آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ میرے ویوز جو ہیں, میں اپنی انفارمیشن امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی. چلتے ہیں ناظرین اس کو ذرا میں تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر دوں. بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ میں ایسے پڑھ ہی دیتا ہوں, تو پڑھنے سے بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, میں بعض کا سمجھاتا بھی ہوں ساتھ میں. The procedure given in the CRPC is followed in every ordinary case or criminal case, beginning with its registration, investigation and the trial in a criminal court. یعنی کہ ناظرین وہی جو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جب بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ سارا چلتا ہے سی آر پی سی کا ایک چھوٹی عدالت سے, اور نارمل جو کیس ہوتا ہے اس کا, ایک نارمل کیس کا بھی, اور کس سے شروع ہوتا ہے جب ایک جو ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے, تو وہ پھر کورٹ میں جا کے اس کا کرمنل کورٹ میں, سیشن کورٹ میں جا کے اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. تو پہلے نمبر پہ رجسٹریشن آف, وہی جو چل رہے ہیں جی پہ کیا ہوتا ہے, دی رجسٹریشن آف دی ایف آئی آر, فرسٹ انفارمیشن کی رپورٹ کی ہوتی ہے. یہ کس کے تحت کی جاتی ہے ناظرین, یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو سیکشن ہے 154, اس کے تحت جو ہوتی ہے نا رپورٹ, جو پولیس کا جو تھانے کا جو انچارج ہوتا ہے وہ اس کو درج کرتا ہے, وہ لکھتے ہیں, کرتے تو محرر ہی ہیں, لیکن یہ عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن والوں نے کرنی ہوتی ہے. اور یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کی جو کوڈ کا جو سیکشن ہے 154, اس کے تحت کرتے ہیں. انشاءاللہ میں 154 کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیوز میں. اس کے بعد ہوتا ہے ایگزامینیشن ہوتی ہے سین کی, اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر وہاں پہ گواہ جو ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, سسپیکٹس کو دیکھا جاتا ہے, کون کون اس میں شبہ دیکھے جاتے ہیں. پھر ریکارڈنگ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, پھر وہاں پہ اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں پولیس والے جا کے. پھر سرچز, سیزنگ پراپرٹی سرچز کرتے ہیں. پھر ان کو ڈھونڈنے کے لیے اگر مفرور ہو جائیں کچھ لوگ جنہوں نے جرم کیا ہوتا ہے, تو پھر وہ جو پراپرٹی وغیرہ جو دکان یا جو بھی ہو چیز اس کو وہ سیل کر دیتے ہیں, سیزنگ ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے فنگر پرنٹس وغیرہ لیے جاتے ہیں, پھر فٹ پرنٹس وغیرہ لیے جاتے ہیں. یہاں پہ ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ پھر قانون شہادت اس میں بڑا ملوث ہے. سی آر پی سی میں کیو ایس او کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. تو یہ سارا جو پروسیس ہے یہ چلتا ہے. پھر ہوتا ہے میکنگ اریسٹ, گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر گرفتاری ہو جاتی ہے, پھر ان کو ڈیٹینشنز میں لیا جاتا ہے جس کو ہم لوگ کسٹڈی کہتے ہیں. پھر انٹیروگیشن ہوتی ہے, انٹیروگیشن یعنی کہ کویسچننگ وغیرہ ان سے پوچھی جاتی ہے جو کہ یوزڈ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد رپورٹ ہوتی ہے جی ایس ایچ او کی, وہ مجسٹریٹ صاحب کو بنا کے اس کی پوری وہاں پہ دے دیتے ہیں مجسٹریٹ کی ہدایت میں. اور پھر آن ریسیونگ پولیس رپورٹ, جب پولیس کی رپورٹ مجسٹریٹ صاحب ریسیو کر لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے نالج میں یعنی کہ ایشو یہاں پہ فریم کرتے ہیں, اپنے نالج کے مطابق پھر کیس کے جو انیشیٹس کرتے ہیں اس کو آگے لے کر چلتے ہیں, یعنی کہ ٹرائل وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر
क्या होता है, वंस द चार्जेस आर फ्रेम, जब चार्जर फ्रेम हो जाते हैं ना, द प्रोसीजर रिक्वायर्स द प्रोसिक्यूशन, फिर वहां पे ट्रायल शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? इसलिए कि वो जो चार्जेस लगे हुए हैं, जिस बंदे को, जो जिस मुलजिम को पकड़ा गया है, उस पे क्या कुछ साबित करना है, क्या कुछ हो रहा है, यानी कुछ ने जुर्म किया है कि नहीं किया, ये कहने का मकसद ये था। अच्छा, द एक्यूज्ड इज टू बी गिवन अ फुल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, उसको जो मुलजिम होता है ना, यहाँ पर उसको पूरा मौका दिया जाता है कि वो खुद को जो है ना वो साबित करे, आया कि उसने जुर्म किया या नहीं किया। जुर्म किया तो उसका वो इतराफ कर लेता है, नहीं किया होता तो उसको डिनाई किया जा रहा होता है। फिर उसके बाद इफ द ट्रायल एंड्स इन कन्विक्शन व्यू ऑफ द अक्यूज्ड, जो अक्यूज के जो मुलजम होते हैं, वो जो उसका व्यू होता है, जो उससे कन्विक्शन लिया जाता है, से जो बयान लिया जाता है, द कोर्ट में अवार्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब उसके जो होते हैं, वो जो मुलजिम होता है, उसके जो कमीशन उससे ले लेते हैं, उसका बयान ले लेते हैं, उसका जो व्यू ले लेते हैं, तो फिर अदालत फैसला करती है यहाँ पर कि उसको क्या करना है, उसको कौन सी सजा देनी है। इन दी पाकिस्तान पीनल कोड, वो जो सजा पर नागरिक किसके तहत मिलती है, पाकिस्तान पीनल कोड के जो भी सेक्शंस लगने होते हैं उनके तहत वो उसको सजा लग जाती है, उसको सजा मिल जाती है। फिर और एनी अदर एप्लीकेबल स्पेशल लॉज, उसके दूसरे भी स्पेशल लॉज हैं, जिस तरह एक्ट्स हैं, मुख्तलिफ एक्ट्स हैं, उनके तहत भी उसको साथ चलता है। फिर अगर मुझे फिर आगे उसके साथ अपीलें भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। तो जो लोग, फिर से एक बार कहूंगा एंड में, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरी वीडियोस आसानी से मिलती रहें। और नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। मैं फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज।